हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज में। मेरा नाम है सचिन पाटिल और शुरुआत करते हैं आज के हमारे एक्सप्लेनेशन को। टुडे 28 सितंबर 2021। और आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। क्लियर। जैसा कि आप देख रहे हैं, रोड को जाम कर दिया गया इंडियन फार्मर्स के थ्रू, है ना। ये सभी को पता ही है कि क्या चल रहा है देश में। फार्मर्स क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, है ना। राकेश टिकैत जो इनके लीडर हैं, कृषि जो जो किसान हैं उनके ये नेता हैं, उन ये उनकी लीडरशिप में ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है ना। संयुक्त किसान मोर्चा जिसे हम बोलते हैं SKM, और ये बहुत जगह पर इस तरीके के प्रोटेस्ट, इस तरीके के रोड जाम, हाईवे ब्लॉक कर देने की ये न्यूज़ बहुत चल रही है ना। कुछ डिमांडें हैं इनकी सरकार के साथ में, वो क्या है मुद्दों को लेकर के कि भाई कृषि बिल जो है, फार्म बिल जो है, फार्म जो एक्ट बना दिया गया है उसे वापस ले लिया जाए। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी बातें आ रही हैं। क्लियर। उसके बाद में हम बात करते हैं। आपने देखा होगा गुलाब के बारे में, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि गुलाब क्या है। गुलाब एक साइक्लोन है जो हमारे कोस्टल रीजन में देखने को मिला है, टकराया है। खास करके इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है आंध्र प्रदेश में, है ना। और उड़ीसा वाले तटीय इलाकों में, कोस्टल रीजन में हमें ये सारे असर देखने को मिले हैं। गुलाब के बारे में कल हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, आज भी हमने कवर अप किया है कि क्यों है इम्पोर्टेंट। ये सारी चीजों को देखना है अपने को फिर से आज एक एक करके। DRDO ने टेस्ट किया है भाई आकाश, जो प्राइम मिसाइल है इसका सफल पूर्वक, सक्सेसफुली इसे ट्रायल किया गया। कहाँ पे होते हैं हमारे यहाँ सारे न्यूक्लियर टेस्ट, ऐसी बहुत सारी जगह हैं, लेकिन आकाश प्राइम मिसाइल का जो टेस्ट है उसको उड़ीसा के चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट से किया गया, है ना। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से इसको किया गया। आकाश क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है हेल्थ ID फॉर द एवरी सिटीजन्स के बारे में, यहाँ पे बातें कही गई हैं कि आयुष्मान भारत मिशन के तहत, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अब भारत के प्रत्येक व्यक्ति का एक एक का एक हेल्थ ID कार्ड जनरेट किया जाएगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होंगी। उसमें आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर और उसमें आपकी सारी पर्सनल डिटेल उसके अंदर मौजूद होंगी। और ये सारा काम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत किया गया है। दिल्ली से वर्चुअली तरीके से मोदी जी ने कल इसको इनॉग्रेट किया। ये सबसे बड़ी योजना है। इसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे कि आयुष्मान भारत क्या है ना। और ये मिशन क्या है। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि भारत ने 2019 के बजट में ये कहा था कि नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम या मिशन लॉन्च करेगी जिसमें लोगों को क्या मिलेगा, उसके तहत कवरेज मिलेगा कि भाई कि आप इतने तक का इलाज आप हॉस्पिटल्स के अंदर जाके करा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसके बाद में आप देखेंगे हमारे फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर गए हुए हैं इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन के अंदर मैक्सिको में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर कि वहाँ के उनके जो काउंटर पार्ट हैं उनके साथ में मुलाकात हो रही है मैक्सिकन मिनिस्टर के साथ में। तो क्या है इम्पोर्टेंट वो देखेंगे भाई कि फ्यूचर में क्या फायदा है ना। मैक्सिको और इंडिया के रिलेशनशिप की यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद में इकरा एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो ये बताती है कि भाई कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है भारत के अंदर, भारत कितना ग्रो कर रहा है। ऐसी बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इंडिया के अंदर, ये सारी अपनी अपनी रिपोर्ट बताती हैं। लेकिन इकरा के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो ग्रोथ एस्टिमेट इसने आज से कुछ टाइम पहले कम कर दी थी उसको वापस से बढ़ा दिया है, 9% कर दिया है, जो कि पहले 8.5% इसने कर दी थी। तो इकरा क्या है, डेवलपमेंट को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। फिर उसी के साइड में आपको एक छोटा सा आर्टिकल और दिख रहा होगा, सेंटर टू द एक्सटेंड
दी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को इन्होंने बढ़ा दिया है मार्च 2022 तक के लिए, क्योंकि ये 2020 में खत्म हो रही थी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो इसके बारे में हम देखेंगे भाई, है ना। पीयूष गोयल आपको दिख रहे हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में। अब आ जाते हैं आर्टिकल में। आर्टिकल में पिछले 5-10 दिन से वही चीज को हम पढ़ रहे हैं और आज भी आर्टिकल वाले पार्ट में इन्होंने कवर अप किया है ना। एक तरफ बात की गई है यूएनजीए को लेकर के। यूएनजीए क्या है आप सभी को पता ही है, हम काफी दिन से इस पे चर्चा कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन होते हैं, उनमें से एक जो प्रिंसिपल ऑर्गन है उसकी हम बात करें तो उसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसको वर्ल्ड पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग अच्छे से नोट कर लें या सुन लें कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को वर्ल्ड पार्लियामेंट कहा जाता है। तो वहां पे जिस तरीके की मोदी जी की स्पीच थी, और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 2021 में मोदी ने की जो स्पीच थी यूएनजीए के अंदर या वर्ल्ड पार्लियामेंट के अंदर, वो कौन से नंबर की थी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 4th स्पीच जो है वो 2014 के बाद से अभी तक 2021 तक ये सेकंड टर्म है मोदी गवर्नमेंट का, और इन्होंने यूएन जनरल असेंबली के अंदर 4th नंबर की ये स्पीच दी। और इन्होंने अपनी बहुत सारी बातों को यहाँ पे एड्रेस किया है। पहला तो क्या एड्रेस किया है कि भाई कि एक डेमोक्रेसी वाली कंट्री की यदि हम बात करें, लोकतांत्रिक देश की बात करें, तो उसमें अमेरिका, भारत जैसे देशों के नाम लिए जाते हैं कि इतनी बड़ी लोकतांत्रिक देश जिसके अंदर इतनी सारी पॉपुलेशन है, उन पॉपुलेशन या उस लोकतांत्रिक देश के साथ में एक वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रोथ के अंदर यदि हम बात कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, और हम इस तेजी के साथ में हम ग्रो कर रहे हैं। ऐसा इन्होंने एग्जाम्पल वहां पर दिया है कि भाई कि ये है लोकतांत्रिक देश की डेफिनेशन। जिस तरीके के हालात अभी हाल में हमने देखने को देखे हैं, खास करके अफगानिस्तान तालिबान को ये बताया उन्होंने कि भाई कि डेमोक्रेसी यदि होगी तो वहां पे इस तरीके के हालात आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और उन्होंने एग्जाम्पल अपने ऊपर भी दिया है, क्या कि भाई कि एक बच्चा जो बचपन में चाय बेचता था और वही चाय बेचने वाला व्यक्ति जो है आज इस लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इससे कोई बड़ी परिभाषा नहीं हो सकती एक लोकतांत्रिक देश या डेमोक्रेटिक कंट्री को लेकर के। तो ये बातें इन्होंने यहाँ पे की है। फिर इन्होंने अपने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर के बात की है, ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड द प्रॉमिस ऑफ 450 गीगावाट। और ये कब तक के टारगेट रखे गए हैं, तो ये टारगेट रखा गया है रिन्यूएबल एनर्जी बाय द 2030 तक हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस को देखते हुए, है ना। और क्लाइमेट को लेकर के बात की गई कि भाई हम क्लाइमेट को भी फोकस कर रहे हैं, हमारे परफॉर्मेंस इंडेक्स में बहुत हमने चेंज लेकर के आए हैं, कनेक्टिविटी को लेकर के बहुत सारी यहाँ पे फील्ड्स को लेकर के यहाँ पे इन्होंने मुद्दे को उठाया। अफगानिस्तान पाकिस्तान को लेकर के भी यहाँ पे बातें की गई हैं। टेररिज्म को लेकर के इन्होंने इस मुद्दे को यहाँ पे कवर किया गया कि भाई कि जो हालात अभी तक थे अब उसमें हम कैसे ये सिक्योर वाली बात करते हैं आगे चल करके कि भाई कि हमें उन कंट्रीज के साथ में डील करना होगा जहां पे अभी हमें इतने बड़े चेंजेस देखने को मिले। यहाँ पे ऑथर ने ये सारी चीजों को बताया है भाई। डेमोक्रेसी मदर ऑफ द डेमोक्रेसी कहा है, सारी डेमोक्रेसीज की इंडिया की बात कही गई है मोदी जी के द्वारा। और मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है कि इन्होंने ये बात ऐसी क्यों कही है कि डेमोक्रेसी में देखिए आप ये चीज है कि हमें हमारी पसंद के हिसाब से सरकार चुनने का अधिकार है, उसे हटाने का अधिकार है। तो ये सारी डेमोक्रेसी के अंदर हमें देखने को मिलता है। फिर वहीं पे दूसरा आर्टिकल भी ये कवर किया गया है भाई, इसको लेकर के भी बहुत चर्चाएं हम कर चुके हैं, इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। आर्टिकल में ये कहा गया है कि एक तरफ है क्वाड और एक तरफ है ऑकस। तो सबसे ज्यादा क्या क्या चीजें हैं कि क्या क्वाड को इससे अफेक्टेड हो सकता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑकस को लेकर के। तो कई लोगों का ऐसा मानना है
कि भाई अमेरिका और यूके जैसी कंट्रीज का जो फोकस है वो ऑस्ट्रेलिया तरफ, न्यूजीलैंड तरफ ज्यादा है। लेकिन जब बात करें क्वाड, तो और दोनों का कोई ऐसा कोई एजेंडा भी नहीं है खास कि इस चीज को इसलिए क्रिएट किया गया है कि भाई इसका एक पर्टिकुलर एजेंडा है या कोई इसकी एक एजेंसी है या कोई इसका हेडक्वार्टर है। इसकी हर साल समिट होती है। इन चीजों को लेकर के यहाँ पे बातें की गई हैं। ना ही इसका कोई हेडक्वार्टर है, ना ही इसका कोई हेडक्वार्टर है। दोनों ही एक ही चीज को लेकर के बात करते हैं कि भाई कि इंडो पैसिफिक रीजन को हम सिक्योर करेंगे, इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। तो यहाँ पर चैलेंजेस भी है, लेकिन हम एक बात करते हैं कि भाई कि बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके के हालात इंडो पैसिफिक रीजन में हमें देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना को ही ले लो, जिस तरीके का साउथ चाइना सी को लेकर के वो अपनी स्ट्रैटेजी को बढ़ा रहा है, वो अपनी चीजों को डेवलप कर रहा है। तो उस चीज को लेकर के ये बहुत अच्छा है कि अभी तक तो एक ऑर्गेनाइजेशन था, अब वहां पर एक और ऑर्गेनाइजेशन उसके ऑब्जर्वेशन के लिए बनाया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसकी ये बात की जाती है कि भाई कि इंडो पैसिफिक रीजन के सिक्योर करने के अलावा इनका कोई ऐसा कोई खास मकसद नहीं। क्लियर। एक और चीज ये आ जाती है कि भाई कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया जो न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी के अभाव में था, इसके पास में किसी भी तरीके की ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन अब वो देश भी अब न्यूक्लियर पावर सबमरीन वाला देश हो जाएगा, जिसको लेकर के आज तक कभी इंडिया के साथ में ऐसी डील नहीं हुई है। तो यहीं पे इन मुद्दों को बातें कही गई हैं, है ना। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं कि भाई ओकस का फोकस क्या है, इन मुद्दों को यहाँ पे रखा गया है। चले आगे के पेज पे हम बात कर लेते हैं ये प्रोटेस्ट को लेकर के कि भाई कि क्या है ये प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है। तो आप सभी को पता है कि आज से ठीक एक साल पहले की यदि हम बात करें तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, नरेंद्र सिंह तोमर, किसान कल्याण और कृषि मंत्रालय की हम बात करें, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री, इसके द्वारा पार्लियामेंट में 3 बिल लाए गए थे। और जो आज की डेट में आप देख रहे हैं एक्ट बन चुके हैं, क्योंकि एक्ट तभी बनता है जब वो प्रेसिडेंट के पास जाए और प्रेसिडेंट उसे साइन करे, है ना। पार्लियामेंट में तो बिल बिल पास होने के बाद में फिर प्रेसिडेंट के साथ में वो क्या बन जाता है, साइन करने के बाद एक्ट बन जाता है। तो जब ये बिल लाए गए तो तभी से ही इसका विरोध शुरू हो गया था किसानों में। और सरकार से इन्होंने अपनी बातें भी रखी, काफी बार इनके बीच में समिट भी हुई है, मुलाकात भी हुई है, लेकिन कोई मसला निकल करके ऐसा आया नहीं है ना। दोनों एक, सरकार और किसान दोनों एक बेंच पर बैठ करके बात भी की है, लेकिन प्रोटेस्ट अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, एक तरफ प्रोटेस्ट करना लाजमी है कि सरकार की गतिविधियों में आप कैसे उनको रोक सकते हैं कि यदि कोई चीज गलत हो रही है तो उन्हें वहां पे प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। लेकिन आप एक चीज ये देखिए कि इस तरीके का प्रोटेस्ट करने से गलत एक मैसेज भी जाता है कि भाई कि इससे हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है या हमारी जो इकोनॉमी वाली जब बात आती है, साइकिल की बात आती है, तब वहां पे एक ब्रेक लग जाता है। तो मैदान होते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, परमिशन लीजिए और आप अपनी बातों को वहां पर बैठ करके मुद्दों को रखिए, सरकार को अपनी अपनी बातों के बारे में बताइए। लेकिन इस तरीके का प्रोटेस्ट सही नहीं माना जाता है। तो ये तो हुई बात प्रोटेस्ट की, लेकिन अब मुद्दा ये है कि प्रोटेस्ट चल क्यों रहा है। तो देखिए, 3 बिल लाए गए थे, उसमें से पहले बिल की हम बात करें, आप सभी को पता होगा काफी पुराना मुद्दा हो गया है, लेकिन अभी प्रोटेस्ट चल रहा है तो ये करंट अफेयर्स के बिहाफ में इंपॉर्टेंट है। पहला बिल लाया गया था जो कि अब एक्ट बन चुका है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, ये पहला है। अब इसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है। पहले वाले बिल में क्या लिखा है, क्या बेनिफिट्स हैं, तो यहाँ पे आप लोग सुनते हैं एपीएमसीज। यहाँ पे क्या होता है कि भारत में 1950 के टाइम पीरियड में एपीएमसीज एक्ट को पास किया गया था कि भाई कि भारत में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज हैं, लगभग 7,000 के आसपास में अभी सारी मंडीज, जिनको हम मंडी बोलते हैं, कृषि मंडी बोलते हैं, जहां पे किसानों से उनकी फसल ये मीडिएटर मंडी के अंदर खरीदते हैं, व्यापारी अड़तियास खरीदते हैं।
तो अब किसान क्या है कि अब उसके लिए कोई बाउंड नहीं रहेगा, बाउंडेशन नहीं रहेगी। क्या बात कही गई है कि इंटर स्टेट बैरियर फ्री कर दिया है, इंट्रा स्टेट ट्रेड कर दिया गया है कि अब किसान पाबंद नहीं है कि वहीं पे अपनी फसलों को बेचे, वो दूसरे राज्य के अंदर भी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जाकर के अपनी फसलों को बेच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बिल कहा गया है, इसमें किसी भी तरीके की एपीएमसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है, वन इंडिया वन मार्केट वन नेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा गया है कि एग्रीकल्चर में के मार्केट में उनको किसी भी तरीके का क्या मतलब कि पर्टिकुलर इसी मार्केट में वो जाकर के बेच सकते हैं। वो ओपन है, अब अपनी फसलों को कहीं पे भी पूरे भारत में बेच सकते हैं जहां पे उनको अच्छे रेट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे यही चीजों को बताया गया है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड बिल को लेकर के, जो कि क्या है कि द फार्मर्स इंप्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। यहाँ पे ये बात कही गई है सेकेंड नंबर के एक्ट के अंदर कि जो उनके रेट हैं या वो डायरेक्टली अब क्या कर सकते हैं कि प्राइवेट लोगों को बेच सकते हैं भाई। कॉन्ट्रैक्ट बेस बोला जाता है कि भाई कि किसानों के साथ में वो जो प्राइवेट होल्डर्स आएंगे वो इनसे अपनी फसलें डायरेक्ट बेच सकते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है कि कंपनीज डायरेक्टली जाकर के किसानों से उनके अनाज को एक अच्छी कीमत पे खरीद सकती हैं, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि भाई कि इसमें या तो सरकार ये लिख करके दे, अश्योरेंस करे दे कि हमें एमएसपी से ज्यादा ही कीमत हमें ये कंपनी दे। तो सरकार अभी इस चीज को लेकर के तैयार नहीं है। आप सभी को पता ही है एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जिसके तहत में एक वैल्यू डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और उस कीमत पे किसानों से उनकी फसलों को खरीदा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल अभी देख सकते हैं, कल के दिन ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये अनाउंस किया कि भाई गन्नों की जो खरीदी है उसकी प्रति क्विंटल जो है पर क्विंटल के रेट को 340 रुपए कर दिया गया 315 रुपए से। क्लियर। और जो अच्छी किस्म की जो शुगर कैन की क्रॉप्स है उनको 350 रुपए तक की प्रति क्विंटल के लिए पर क्विंटल के लिए कर दिया गया। तो ये एमएसपी है भाई कि इतना डिसाइड कर दिया कि इससे नीचे नहीं खरीदा जाएगा, इतनी कीमत तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो पहला वाला बिल क्या कहता है कि भाई कि मान लीजिए कि 350 रुपए पर क्विंटल यदि आप यहाँ पे बेच रहे हैं, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश की मंडी के अंदर वो कीमत आपको 360 370 रुपए दे रही है, तो आप वहां पे जाकर के बेच सकते हैं। तो पहला वाला बिल या पहला वाला एक्ट ये कहता है कि किसी भी तरीके की बाउंडेशन या बैरियर्स नहीं है, बैरियर ओपन कर दिए गए हैं और वो मार्केट में जाकर के अपने सेल कर सकते हैं। दूसरा क्या कहा गया है कि भाई कि इसको हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी कह सकते हैं कि भाई कि डायरेक्टली वो जाकर के किसानों से खरीद सकते हैं, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि भाई कि ये कब तक ही ऐसी कीमत में खरीदेगा, इसकी क्या श्योरिटी है, और एमएसपी से ज्यादा कीमत पे ये खरीदेगा इसकी भी क्या श्योरिटी है। या तो सरकार लिख करके दे, या तो फिर एमएसपी जो अभी 23 जो क्रॉप्स को लेकर के ऐसा कहा जाता है कि लगभग 23 क्रॉप्स जो हैं इसके अंदर आती हैं, लेकिन मिलता कितने पे है, दो चार फसलों को लेकर के ही एमएसपी दी जाती है। तो सरकार लिख करके दे कि ये चीजें आप ऐसा करके ही देंगे, है ना, क्योंकि आपने सारी प्राइवेट जो लोग हैं उन कंपनीज को ही ये सारा मुद्दा जिम्मा दे रखा है। तो यहाँ पे ये बात को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है। तीसरा, आपने सुना होगा 1955 का जो एक्ट था जिसमें कहा गया था एसेंशियल जो कमोडिटीज हैं उनको लोग बाग जो मीडिएटर होते हैं वो स्टॉक नहीं कर सकते हैं। 1955 में एक एक्ट लाया गया था। अब यहाँ पे उसको अमेंड कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा भी क्या है, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। मतलब 1955 का जो एक्ट था उसको इन्होंने अमेंड कर दिया है। पहले क्या कहा गया था कि इसमें जो मीडिएटर है वो स्टॉक नहीं कर सकता है, वो स्टॉक करेगा भी तो सरकार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जितनी लिमिट डिसाइड की गई है वो उतना ही स्टॉक कर सकता है। लेकिन जब हम एपीएमसी जो हम खत्म कर रहे हैं या मीडिएटर का कॉन्सेप्ट खत्म कर रहे हैं और ये जब प्राइवेट कंपनीज जब आ गई डायरेक्ट में इस देश के अंदर, और वो जब इन किसानों से डायरेक्ट जब खरीदेगी कॉन्ट्रैक्ट सेकंड नंबर के बिल के अकॉर्डिंग, एक्ट के अकॉर्डिंग,
तो वो स्टॉक कर सकती है और जितना चाहे वो अपने वेयर हाउसेज में उसे स्टॉक कर सकती है। पहले क्या होता था कि भाई 1955 का एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ये कहता था कि मीडिएटर ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकता है। ये क्यों कर लेता था? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इनके पास में स्टॉक करने वाली एरिया होते थे या फिर वेयर हाउसेज होते थे, तो ये स्टॉक कर लेते थे। और फिर जब मार्केट में रेट्स उन प्रोडक्ट्स के हाइक होते हुए दिखते थे, तब ये उन प्रोडक्ट्स को फिर मार्केट में निकालते थे, जिससे मार्केट में उन प्रोडक्ट्स की वैल्यूज या रेट बढ़ते थे। तो इसी चीज को अमेंड करते हुए ये कहा गया है कि जब ये कंपनीज आएंगी और स्टैब्लिश होंगी और किसानों से ये डायरेक्ट जब खरीदेंगे, तो ये कितना भी स्टॉक कर सकती हैं। तो अब यहाँ पे किसान का इस बिल को लेकर के भी क्या है, ऑब्जेक्शन है। उन्होंने कहा कि भाई आप कह रहे हो कि ठीक है कि वहां तक तो समझ में आ रहा है कि हमसे डायरेक्ट लेंगे और हमें अच्छी कीमत प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जब ये कहा भी जा रहा है आपके द्वारा कि ये कितना भी स्टॉक कर सकती है, तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि आगे चल करके ये हमसे कब तक कंटिन्यूसली तरीके से ये हमारी फसलों को खरीदेंगे? कभी मान लीजिए कि आज से 3-4 साल बाद इन्होंने कह दिया कि भाई कि अभी हमें नहीं खरीदना है क्योंकि हमारा स्टॉक फुल है अभी। तो इस बात को लेकर के भी ये चीजें प्रोटेस्ट की जा रही है। अमेंडमेंट एक्ट किया गया है, तो इन 3 एक्ट को लेकर के ये जो प्रोटेस्ट है जो आप देख रहे हैं, ये चल रहा है भारत के अंदर। और वो जो आपने पिक्चर देखा था, ये देख सकते हैं पिक्चर में क्या देख रहे हैं आप, इस तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा है। और ये आज से नहीं, ये जब बिल लाया गया था हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा, उसी के बाद से ये सारी चीजें शुरू हो गई थी। इवन कोरोना के टाइम पीरियड में भी, पैंडेमिक जब सेकेंड वेव बहुत अपने हाइक पर था, तब भी इस तरीके के आप कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे, इस तरीके की चर्चाएं चल रही थी, इस तरीके के प्रोटेस्ट देख रहे थे हम। चलिए, कल भी हमने इस पेज को कवर किया गया था भाई कि गुलाब जो है, साइक्लोन जो है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है और इसने बहुत नुकसान आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन और उड़ीसा के कोस्टल रीजन में किया है। 75 टू 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये साइक्लोन भारत के कोस्टल रीजन में आया और काफी सारा डेंट दे करके गया है। तो गुलाब क्या है? गुलाब एक साइक्लोन है। और गुलाब नाम किसने दिया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये साइक्लोन का नाम पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। तो अब आप बोलेंगे कि सर कि इंडिया में ये साइक्लोन आया है लेकिन नाम पाकिस्तान ने दिया है, तो ऐसा क्यों? तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। इसको मैं आगे की तरफ लेके चल रहा हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इससे पहले भारत में जो यास नाम का एक साइक्लोन आया था, उसका नाम ओमान ने दिया था, जिसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई कि इस तरीके के काम जो है करता था WMO, और WMO के द्वारा ही ये सारे नाम डिसाइड किए जाते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि सबसे पहले इन नामों की शुरुआत देना कि क्या साइक्लोन के नेम होंगे, इनकी शुरुआत अमेरिका ने की। फिर इस कॉन्सेप्ट को WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा इसे किया गया। लेकिन जब बात आए इंडियन ओशियन रीजन के साइक्लोन के बारे में, तो 2004 में कुछ 8 कंट्रीज ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम हमारे द्वारा दिए जाएंगे। और वो 8 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। इन 8 कंट्रीज के द्वारा 8 नेम्स प्रोवाइड किए गए। ठीक है, और 64 नेम्स निकल करके आए भाई, जो कि 2004 से 2020 तक रहे, है ना। जितने भी साइक्लोन आए उनके नाम, यानी 64 साइक्लोन्स आए हैं इन रीजन्स के अंदर, तो उनके नाम एक एक करके अलग अलग कंट्रीज के द्वारा प्रोवाइड किए गए। लेकिन अब ये नामों की लिस्ट 2020 में खत्म हो गई। फिर 2020 में ये 8 नेशन तो थे ही, साथ में 5 नेशन और इसमें ऐड हुए। ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यमन, ये 5 देश और इसमें ऐड हुए और 13 नेशंस हो गए। इन 13 नेशंस ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि अब 13 नेम्स प्रोवाइड किए जाएंगे, 13 नाम दिए गए। और ये लिस्ट निकल करके आई नामों की 2020 में कि 169 साइक्लोन के नाम इन देशों के द्वारा दे दिए गए अपनी अपनी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। उसमें से इंडिया के भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 13 नेम दिए हैं और इनको अप्रूव्ड कर दिया गया
कि आने वाले टाइम पीरियड में जो साइक्लोन होंगे उनके नाम इन 169 साइक्लोन पे रखे जाएंगे जो इन कंट्रीज के द्वारा प्रोवाइड किए गए, है ना। और ऐसा भी कहा गया उन साइंटिस्ट के द्वारा कि आने वाले 50 साल तक जो साइक्लोन आएंगे उनमें ये नाम चलेंगे। और अभी जो आपने देखा है कौन सा, गुलाब साइक्लोन, जो भारत के कोस्टल रीजन में हमें यहां पे देखने को मिला है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो ऐसे साइक्लोन को हम कैसे साइक्लोन कहते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। ट्रॉपिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है 23.5 डिग्री साउथ जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इस बीच में आने वाले जितने भी साइक्लोन होते हैं उन्हें हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। और इन साइक्लोन के नाम भी अलग अलग हैं एरिया वाइज। यदि आप अमेरिका कॉन्टिनेंट की तरफ जाएंगे तो यहाँ के ट्रॉपिकल साइक्लोन को हैरिकेन कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है। उसी तरीके से हमारे यहाँ साइक्लोन कहा जाता है, चक्रवात कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की तरफ जाएंगे तो इन साइक्लोन को विली विलीज कहा जाता है। और ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि ऑस्ट्रेलिया में आने वाले साइक्लोन को इनमें से क्या नाम से जाना जाता है, तो विली विलीज कहा जाता है। चाइना, जापान के एरियाज में आने वाले जो साइक्लोन होते हैं उन्हें टाइफून के नाम से हम जानते हैं। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, और इन ट्रॉपिकल जोन से ऊपर और साउथ की तरफ जाएंगे, नॉर्थ एंड साउथ की तरफ जाएंगे तो उन साइक्लोन को हम टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं, है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। कल भी ये मैंने लिस्ट बताई थी आप लोगों को कि ये 13 नेम की लिस्ट है, जिसमें से अभी जो रिसेंटली दिया गया नाम है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो पाकिस्तान के द्वारा गुलाब नाम, जो कि अभी रिसेंटली भारत में आया है ट्रॉपिकल साइक्लोन। लेकिन हमें तो कौन से याद रखने हैं? हमें तो इंडिया के वो 13 नाम याद रखने, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है ऑप्शन। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो पहला जो नाम दिया है वो है गति, सेकंड लिस्ट में तेज, थर्ड मोरासू, आग, व्योम, झार, प्रबाहो, नीर, प्रभंजन, गुरली, अम्बुत, जल्दी एंड वेगा। ये 13 नेम इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है, जो कि अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। क्लियर हुआ? तो ये 169 नेम है जो आने वाले 50 साल तक ऐसा बताया गया है कि चलेंगे ये नाम। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं डिपार्टमेंटों की। डब्ल्यूएमओ के बारे में हम लोगों ने बात किया था। डब्ल्यूएमओ क्या है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1950 में इसको शुरू किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, और ये यूनाइटेड नेशन के अंडर में काम करता है। ये उसकी एजेंसी है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, और मैंने आपको पहले भी बताया है जिनेवा बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर के लिए जाना जाता है, जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज के बारे में जाना जाता है, रेड क्रॉस के लिए जाना जाता है। उसी तरीके से WMO, प्रेसिडेंट गेरहार्ड एड्रियन जर्मनी से बिलोंग करते हैं। एंड राइट नाउ सेक्रेटरी जनरल की बात करें, ये वाला नाम एग्जाम में पूछा गया है, पैट्री टॉलस राइट नाउ इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, जो कि फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। मेंबर्स कंट्री की बात करें तो 193 मेंबर्स कंट्री राइट नाउ इसकी मेंबर है। इंडिया भी इसका एक मेंबर है। चले आगे बात कर लेते हैं, इंडिया के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट काम करता है। तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको बनाया गया, अंग्रेजों के टाइम पीरियड में ये बनाया गया था। 1875 में हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर आता है। जितेंद्र सिंह राइट नाउ इसके हेड है, मिनिस्टर अर्थ साइंसेस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। और सेक्रेटरी की बात करें या फिर हम इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें तो मृत्युंजय मोहपात्रा राइट नाउ इसके डायरेक्टर है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये फिर आपको आज समझ में आ गया है। जो नए एस्पिरेंट हमारे साथ में आज जुड़े हैं उनको भी ये चीजें क्लियर हो गई। चलिए बात कर लेते हैं, डीआरडीओ ने ये कहा है कि भाई आकाश प्राइम जो मिसाइल है ये अपने टेस्ट में
पास हो गई है सक्सेसफुली, हमने इसका टेस्ट कर लिया है। और ये टेस्ट कहाँ पे किया गया है, तो ये चीजें भी आप लोगों को पता होना चाहिए। टेस्ट रेंज ITR कहा जाता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज बोला जाता है ना, या चांदीपुर में इसे किया गया है, या जिसे हम बोल सकते हैं कलाम आइलैंड से भी बोला जाता है कि कलाम आइलैंड से हमने इस मिसाइल का सक्सेसफुली हमने लॉन्च किया या टेस्ट फायर किया। तो अभी कौन सी मिसाइल की बात हो रही है, आकाश मिसाइल, और आकाश नहीं, आकाश प्राइम, उसे और हमने मॉडिफाई किया है। ये कैसी मिसाइल है, तो अब आपसे यहां से क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे। कैसे? आकाश प्राइम इज अ मीडियम रेंज मोबाइल लॉन्चर मिसाइल है, और ये कैसी मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये विच टाइप ऑफ मिसाइल है ना, या अग्नि विच टाइप ऑफ मिसाइल, पृथ्वी विच टाइप ऑफ मिसाइल। तो वहीं पे आकाश के बारे में पूछा गया है कि ये कैसी मिसाइल है, तो इसे सरफेस से एयर में हम लॉन्च करते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल है। सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO एंड प्रोड्यूस्ड बाय द भारत डायनामिक लिमिटेड BDL के द्वारा इसे प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, डिजाइन किसे बनाई है, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसा भी कहा गया है कि ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये रिप्लेस करेगी रशिया की 2K12 कप को SA-6 क्या कहा जाता है, गैनफुल मिसाइल कहा जाता है, और इसको ये रिप्लेस करने वाली है। ठीक है, रेंज की बात करें, रेंज कितने किलोमीटर, तो ध्यान रखना है आपको, 30 किलोमीटर इसकी रेंज है, टाइप सरफेस टू एयर। और हम किस मिसाइल की बात कर रहे हैं, आकाश प्राइम मिसाइल के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए यहीं पे एक और चीज देख लीजिए भाई, क्या मैं बात करना चाह रहा हूं, यहां पे बात ये है, DRDO के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और कई बार हम इसको डिस्कशन भी कर चुके हैं। यहाँ पे DRDO का मतलब है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी पेरेंट एजेंसी है डिफेंस मिनिस्ट्री, राजनाथ सिंह इसके हेड है भाई। और 1958 में इस एजेंसी को बनाया गया, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर? और इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें, चेयरपर्सन की हम बात करें, तो जी सतीश रेड्डी राइट नाउ इसके डायरेक्टर हैं, चेयरपर्सन हैं जी सतीश रेड्डी। क्लियर? ये चीजें आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखनी है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि भाई कि ये जो सिस्टम हम बिल्ड कर रहे हैं, ये कौन से प्रोग्राम के तहत हम बिल्ड कर रहे हैं। कई बार ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रोग्राम को कहा जाता है IGMDP के नाम से इसको जाना जाता है। IGMDP क्या है, यहाँ पे है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर हुआ? और इसे APJ अब्दुल कलाम की लीडरशिप में स्टार्ट किया गया था 1983 में। क्लियर हो रहा है? इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था भाई, इस समय प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 1983 में इसे स्टार्ट किया गया, और इसके सारे जो टेस्ट हैं कंप्लीट कर लिया गया 2012 में। अब हम उनकी प्राइम रेंज को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि इसको आप याद रख सकते हैं कि इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर कितनी मिसाइल्स, तो 5 मिसाइल्स को डेवलप करने की बात की गई थी, जिसको आप पटना के नाम से याद रख सकते हैं, है ना। P से यहां पे क्या होता है, पृथ्वी मिसाइल, जो कि है शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। क्लियर? उसके बाद में बात करें A यानी अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें, इसमें 3 रेंज बनाई गई है। पहली तो है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, फिर उसके बाद में लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, फिर तीसरी रेंज हमने क्रिएट की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM टेक्नोलॉजी की मिसाइलों को हमने डेवलप किया। ठीक है, अग्नि 1 2 3 4 5, यहां पे मैंने वो जो 3 कैटेगरी आपको टाइप बताए ना, वो यहां पे ये बताते हैं क्योंकि इनकी रेंज बढ़ती गई। इसके बाद में आता है T यानी त्रिशूल, शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल, इसको भी फुली इंडिजीनियसली तरीके से तैयार किया गया। इसके बाद में बात करें N, यहाँ पे आज से 2-3 दिन पहले ही हमने न्यूज में
यहाँ पे कवर किया था कि नाग जो मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये अपने सारे ट्रायल में क्या हो चुकी है, पास हो चुकी है ना। इसको हेलिना, ध्रुवास्त्र भी कहा जाता है, ये चीजें हमने पढ़ी थी। थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है, मिनिमम रेंज 500 किलोमीटर। मैन बैटल जो टैंक होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस मिसाइल को डेवलप किया गया है। एंड लास्ट ए आकाश मिसाइल, और इसी का ही हमने प्राइम वर्जन को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। सरफेस टू एयर मीडियम रेंज ये मिसाइल है, और यही है पटना प्रोग्राम। अकॉर्डिंग टू कौन से प्रोग्राम के तहत, IGMDP प्रोग्राम के तहत इसको क्रिएट किया गया। लीडरशिप बाय APJ अब्दुल कलाम इन 1983। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा में बता देता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि मिसाइल मैन के नाम से हम किसको जानते हैं, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं भाई, है ना। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं जिन्होंने इसको प्रोग्राम को स्टार्ट किया। किसकी बात कर रहे हैं हम, APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन बात बोले कि मिसाइल विमेन के नाम से किसको जाना जाता है भारत में, तो आप लोगों को अब इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मिसाइल विमेन के नाम से टेसी थॉमस को जाना जाता है। टेसी थॉमस को एक और नाम से भी जाना जाता है, ये केरला से बिलोंग करती हैं भाई, और ये राइट नाउ अभी अग्नि अग्नि के जितने भी मिसाइल के वर्जन जो आप देख रहे हैं उसमें से 4th नंबर की जो मिसाइल है अग्नि 4 की, ये डायरेक्टर भी थी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थी टेसी थॉमस, इसीलिए इनको अग्नि डॉटर के नाम से भी इंडिया के अंदर जाना जाता है भाई। क्लियर हो रहा है? तो आप लोगों को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। टेसी थॉमस, क्लियर हुआ? और हमारी पहली मिसाइल पृथ्वी ही है भाई, भारत की पहली सबसे मिसाइल पृथ्वी, जिसको हमने सक्सेसफुली बनाया है। ये वो न्यूज है भाई आयुष्मान भारत मिशन के तहत कि भारत को स्वस्थ बनाना है। देखें, आप लोग टैगलाइन 2014 से ही पढ़ते आ रहे हैं, और हर कैंपेन में चीजें हैं, इवन नोट में भी ये सारी चीजें हैं कि स्वच्छता, भारतीय स्वच्छता मिशन। तो एक ही चीज कहते हैं कि भाई कि स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे। तो यहाँ पे स्वच्छ तो हम कर ही रहे हैं काम, लेकिन स्वस्थ भी बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है, जिसको लेकर के इस गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है, बड़े लेवल पे इसको काम कर रही है सरकार। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आयुष मंत्रालय अलग सा बनाया है ना। आयुष मंत्रालय यानी आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, योगा, यहाँ पे आयुष का मतलब ये होता है जिसको फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री एंड हेल्थ से अलग रखा गया। फिर हम बात करें कि लोगों को सिक्योरिटी दी जाए, इंश्योरेंस किया जाए, अश्योरेंस दिया जाए कि भाई कि आप टेंशन मत लीजिए, सरकार आपके साथ में खड़ी है। किस उसके तहत, आयुष्मान भारत के तहत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत, प्रधानमंत्री नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत कि भाई कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है तो आप सरकार हॉस्पिटल के अंदर जाकर के आप 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं। आपको उसके लिए किसी भी तरीके की हॉस्पिटल में पैसे देने की जरूरत नहीं है, यदि आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है, हेल्थ कार्ड यदि आपके पास में है। तो सरकार इसके लिए काम कर रही थी। तो 2019 के बजट में भारत ने सबसे बड़ी नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम को लॉन्च कर दिया आयुष्मान भारत मिशन के नाम से। अब सरकार ने कल, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल के दिन एक और प्लान को इन्होंने लॉन्च किया डिजिटली तरीके से, जिसको कहा गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अब सभी के हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये डिजिटल होगा, सारी आपकी इंफॉर्मेशन डिजिटली तरीके से सेव की जाएंगे, आपका पूरा पर्सनल डेटा होगा, और आपको आईडी कार्ड एक जनरेट करके दिया जाएगा, जिसको कहा गया है स्वास्थ्य आईडी कार्ड, हेल्थ आईडी कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये किस मिशन के तहत है, ये चीज मैंने आपको बता दी है भाई। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत इसे लॉन्च किया गया।
आयुष्मान भारत योजना के तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोवैक्सीन को लेकर के या कोविशील्ड को लेकर के या वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर के भी यदि इन्होंने बहुत बड़े डिजिटली तरीके से इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया था, आरोग्य सेतु ऐप, जिस पर कोवैक्स को लेकर के, कोविन को लेकर के सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती थी डिजिटली तरीके से घर बैठे। तो हेल्थ इंश्योरेंस ये प्रोजेक्ट है एक तरीके का, मोदी जी ने इसे लॉन्च किया गया है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ये ऑब्वियस सी बात है कि स्वास्थ्य की बात की जा रही है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में आएगी। और इसे कब बनाया गया? तो 23 सितंबर 2018 में इसको बनाया गया था। और आप बजट देख सकते हैं 8000 करोड़ के आसपास इसका बजट है। और नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के तहत, जिसमें लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हॉस्पिटल के अंदर करा सकते हैं आयुष्मान भारत कार्ड के तहत। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है भाई। इसमें अब इंफॉर्मेशन रखी जाएंगी, लोगों का डेटा सेव किया जाएगा, उसमें आधार नंबर होगा, उसमें आपका मोबाइल नंबर होगा, ये सारी चीजें इसमें रखी गई। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। एस जयशंकर जी गए हुए हैं सेलिब्रेशन के में, कहां पे? मैक्सिको के इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन। आप सभी को पता ही है कि सेलिब्रेशन मंथ किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। 16 सितंबर को ये इंडिपेंडेंट हुआ था भाई। तो सितंबर मंथ जो है ये सेलिब्रेशन चल रहा है इंडिपेंडेंस का। जैसे कि भारत में 75th इंडिपेंडेंस जो सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं, 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। आप देखेंगे कि भारत के जितने भी एजेंडा रहते हैं उसमें वहां पे सभी जगह सारे पोर्टल पे लिखा हुआ है 75th इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन या सालगिरह हम मना रहे हैं, प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को लेकर के बात की गई है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भाई कि कौन सी कहाँ के इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी में गए हैं? तो 200th एनिवर्सरी है, इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी। और ये किसकी बात कर रहे हैं? तो मैक्सिको की बात कर रहे हैं। मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है ना। कनाडा, अमेरिका और के बाद में तीसरी कंट्री जो आती है यहाँ पे वो है मैक्सिको। मैक्सिको अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कंट्री है। चाइना को पीछे कर दिया है ट्रंप ने। ये चीजें आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं। मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। और यहाँ पे लैंग्वेज जो चलती है स्पेनिश लैंग्वेज चलती है भाई। और यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो एंड्रीज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर यहाँ के प्रेसिडेंट है। इसके साथ में रिलेशन को बढ़ाने की बात की गई है भाई। ट्रेड को लेकर बात की जाएगी यहाँ पे। इन मुद्दों पर कहा गया है कि हमें हमारे रिलेशन को स्ट्रांग बनाना है। इंडिया और मैक्सिको का के ट्रेड को, बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई है। तो इन मुद्दों को लेकर के खासकर देखिए, सेरेमनी तो अटेंड हम करते ही, लेकिन सेरेमनी अटेंड करने के अलावा भी हमारे क्या मुद्दे होते हैं, क्या चीजें हैं, क्या बातचीतें होती हैं, उनको भी हमें फोकस करना चाहिए। तो ये है मैक्सिको के बारे में भाई। और मैक्सिको के बारे में एक और चीज बता दूं, मैक्सिको सबसे बड़ा सिल्वर का प्रोड्यूसर कंट्री है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाता है भाई। इकरा के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि भाई इन्होंने जीडीपी ग्रोथ को बढ़ा दिया है 2022 की और 9% कर दिया, जिसको थोड़े टाइम पहले इसने पैंडेमिक को देखते हुए इसने 8.5% कर दिया गया था। तो यहाँ पे इकरा क्या है? तो इकरा के बारे में यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दिख रही है। ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, इकरा है, क्रिसिल है, S&P है, मूडीज है, फिच है, ये सब क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती है। रेटिंग समझ में आ रहा है? आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको ग्रेड प्रोवाइड करना, रेटिंग प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग एजेंसीज ओपन की गई हैं। तो ये जो दो एजेंसीज मैंने आपके सामने रखी हैं, ये भारत के अंदर वर्क कर रही हैं। उनमें से किसका ये रिपोर्ट है? इकरा का रिपोर्ट है। ये एक तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। गुड़गांव या गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। 1991 में ये स्टैब्लिश हुई। क्लियर? और अरुण दुग्गल राइट नाउ इसके क्या है? चेयरपर्सन है। ये एक तरीके की क्रेडिट रेटिंग फाइनेंशियल कंसल्टिंग एजेंसी है जो कि मूडीज के अंडर में वर्क करती है भारत के अंदर। ये उसकी मतलब क्या बोल सकते हैं, उसके रिपोर्ट को ये अपना बेस बनाती है भाई।
आगे हम बात कर लेते हैं क्रिसिल। क्रिसिल S&P ग्लोबल कंपनी के अंडर में काम करती है ना। पेरेंट एजेंसी की हम बात करें, 1987 में एस्टेब्लिश हुआ है, हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर आता है, और राइट नाउ इसके एमडी एंड सीईओ है आशु सुयस। ठीक है, और ये भी एक तरीके की रेटिंग एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। आपकी क्रेडिटिबिलिटी कैसी है, आपकी साख कैसी है, उस बेसिस पर, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर ये आपको एक रेटिंग प्रोवाइड करती है कि कितना आपने उधार लिया है, कितना आप चुका रहे हैं। जैसे हमारा सिविल स्कोर चेक किया जाता है ना भाई, कि आपका सिविल कैसा है, उसी तरीके से यहाँ पे आपको एक रेटिंग प्रोवाइड की जाती है इन एजेंसीज के द्वारा। तो वो तो थी इंडिया की रेटिंग एजेंसीज, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं तीन सबसे बड़ी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में, जिसने इंडिया को ग्रेड प्रोवाइड किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया को ग्रेड प्रोवाइड किए गए हैं, यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चले अब हम बात कर लेते हैं S&P के बारे में। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल। ये स्टैब्लिश हुई थी 1860 में, बहुत पुरानी एजेंसी है ये। हेनरी वर्नन पुअर ने इसको ओपन किया था, फाउंडर है। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका की ये एजेंसी है। एंड राइट नाउ इसके चेयरपर्सन की बात करें तो जॉन बैरिसफोर्ड इसके राइट नाउ चेयरपर्सन। और S&P के अकॉर्डिंग भारत की रेटिंग अभी हाल फिलहाल में क्या चल रही है, तो ये 2020 का मैं आपको डेटा बता रहा हूं। अगला डेटा अब पता चलेगा आपको दिसंबर जनवरी के टाइम पीरियड में। क्लियर, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट ही डेटा हम मान के चलिए। तो डेटा S&P के परफॉर्मेंस या S&P की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया को क्या ग्रेड दिया गया है, तो यहां पे आप देख सकते हैं S&P के अकॉर्डिंग इंडिया की ग्रेड है BBB-। ठीक है, बी भी है लेकिन BBB के साथ में माइनस है, मतलब नेगेटिव चल रही है भाई, कम परफॉर्मेंस चल रहा है। आप देख सकते हैं अभी जिस तरीके के हालात हुए हैं उसको देखते हुए ये परफॉर्मेंस ग्रेड प्रोवाइड किए जाते हैं। सेकंड इंटरनेशनल एजेंसी की बात करें तो उसे मूडीज हम कहते हैं। मूडीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 1909 में ये ओपन की गई थी। क्लियर, और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी न्यूयॉर्क के अंदर है। और इसकी हम बात करें कि भाई कि ये मूडीज कॉरपोरेशन के अंडर में वर्क करता है ना। बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है ये भी। इसके आगे हम बात करें मूडीज के अकॉर्डिंग इसकी रेटिंग कितनी है, तो Baa3 है ना। 2019 तक Baa2 थी, लेकिन अभी परफॉर्मेंस और नीचे चली गई है तो इसको Baa3 कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू मूडीज। अब हम बात कर लेते हैं फिच को लेकर के। तो फिच क्या है, फिच स्टैब्लिश हुआ 1914 में, ये तीसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंटरनेशनल। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, ये भी तीनों न्यूयॉर्क में आती हैं तीनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। एंड राइट नाउ इसके चेयरपर्सन की बात करें तो पॉल टेलर इसके राइट नाउ चेयरपर्सन। और फिच के अकॉर्डिंग ये रेटिंग भारत की ग्रेडिंग कितनी है, तो BBB- इसने भी इंडिया को दे रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप लोग याद रखें। क्लियर, ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं और ये तीनों एजेंसीज के नाम आप लोग याद रखें। क्लियर, उम्मीद करता हूं आपको ये वाली चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। अगला है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पीयूष गोयल की हम बात करें, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। इन्होंने अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है FTA, इसको एक्सटेंड कर दिया है। और इसको कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है, तो 31 मार्च 2022 तक के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया है भाई। क्लियर हो रही है चीजें, ये किसके द्वारा है, या इसको हम एक और चीज से भी जानते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज भी कहा जाता है। क्लियर, और इसको किसके द्वारा बनाया जाता है, तो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट 1992 के तहत इसको बनाया जाता है। लेकिन ये कौन सी पॉलिसी है, कब बनाई गई थी जिसको एक्सटेंड किया गया, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2015 से 20 के लिए इसको बनाया गया था, और ये खत्म हो रही थी 30 सितंबर 2020 को। लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया
और इसको ये कहा गया कि अब अगली जो पॉलिसी है, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है, वो बनाई जाएगी 2022 में, यानी 31 मार्च तक तो ये एज इट इज वैसी चलेगी। इस पॉलिसी के तहत कहा गया था कि भाई कि जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो पॉलिसी है, ट्रेड पॉलिसी है, वो लगभग कितनी रहेगी, $900 बिलियन के आसपास रहेगी, इतना ग्रो करेंगे भाई, है ना। फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज क्यों बनाई जाती हैं, ताकि हमारी इकोनॉमी को हम ग्रो कर सकें। हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी कैसी रहेंगी, है ना, इनको लेकर के चर्चाएं की जाती हैं। हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, कम से कम इंपोर्ट करें। जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, है ना। फॉरेन रिजर्व को मेंटेन कौन करता है, ये चीजें आप लोगों को पता है, आरबीआई के पास ये काम है। भारत में ये सारे काम कौन देखता है, तो डीजीएफटी के द्वारा देखा जाता है। डीजीएफटी क्या है यहाँ पर, तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की बात की जाती है, जो कि वर्क करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री या कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री के अंडर में, जिसको जो अभी लीड कर रही है निर्मला सीतारमन। तो यहाँ पे इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज को लेकर के बात कही गई है इस आर्टिकल के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज क्लियर हो गई। चलिए, तो ये था आज के हमारे पेज में, इतना ही एक्सप्लेनर सीरीज में। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।